नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैंने आजकाल के 3 वीडियो डाले, फिर भक्ति काल के 3 वीडियो, फिर आधुनिक काल में भारतीय युग के 2 वीडियो और द्विवेदी युग का पहला वीडियो पढ़ चुका है। द्विवेदी युग के 25 प्रश्नों का दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों। प्रश्न 1, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? ए. अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी. जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी. मैथिली शरण गुप्त, डी. गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसका विकल्प बी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ जैसे तो मित्रों आपको पता होगा कि द्विवेदी युग में जो खड़ी बोली थी उसका परिमार्जन हुआ। जैसे कि खड़ी बोली तो भारतीय युग से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन वो बिल्कुल उसी प्रकार से थी जैसे एक बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो टूटी फूटी भाषा में बोलता है। लेकिन द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अथक प्रयास से और विशेषकर सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली का जो है परिष्कृत और परिमार्जित रूप जो है वो प्रयोग होने लगा। तो खड़ी द्विवेदी युग की जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? हिंदी खड़ी बोली, जो कि परिमार्जित और परिष्कृत रूप में प्रयोग की जाती थी। माने एक प्रकार से आप समझ लो खड़ी बोली का मानव रूप प्रयोग होने लगा था। किसका? द्विवेदी युग में। लेकिन जो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि जो हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इन्होंने खड़ी बोली की बिल्कुल नहीं अपनाया है। इन्होंने किस भाषा में रचना की? ब्रज भाषा में। तो द्विवेदी युग के ये एकमात्र कवि थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, जिन्होंने खड़ी बोली में पूरा काव्य न लिखकर ब्रज भाषा में लिखा है। और इन्होंने खड़ी बोली में रचना करने वाले कवियों को हठी और मूर्ख कहा है। क्या कहा है? खड़ी बोली में रचना करने वाले कवियों को हठी और मूर्ख, ये उपमा दी है। और इनका जो है संपूर्ण काव्य, पूरा काव्य ब्रज भाषा में है। तो ये द्विवेदी युग के एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने पूरा काव्य खड़ी बोली में ना लिखकर ब्रज भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न 2, द्विवेदी युग का एक और नाम है? ए. संक्रांति काल, बी. संधि काल, सी. जागरण सुधार काल, डी. गद्य काल। इसका विकल्प सी सही, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम क्या है मित्रों? जागरण सुधार काल। और ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया है जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने। जागरण सुधार का नाम किसका दिया हुआ? डॉक्टर नगेंद्र का। और वास्तव में जागरण सुधार काल था। देखो भारतीय युग का क्या नाम है? उपनाम पुनर्जागरण काल, और इसका नाम है जागरण सुधार काल। क्योंकि इसमें जो जागरण हुआ था भारतीय युग में, उसमें बहुत सुधार हुआ। जैसे खड़ी बोली का परिमाण में बहुत सुधार किया गया और उसे परिमार्जित परिष्कृत मानव भाषा का रूप किसमें दिया गया? खड़ी बोली में, द्विवेदी युग में। तो इसका जागरण सुधार काल नाम भी उचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, द्विवेदी युग का वो साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था? ए. नाथूराम शर्मा शंकर, बी. भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी. रामधारी सिंह दिनकर, डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका विकल्प ए सही, नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। तो मित्रों द्विवेदी युग का वो नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं, जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, इन सभी उपाधियों से विभूषित किया गया था। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी मुख्य रचनाएं हैं मित्रों
अनुराग रत्न, अनुराग, अनुराग, अनुराग रत्न, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सरोज, शंकर सरोज, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, गर्भ, गर्भ रंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य, तथा शंकर सर्वस्व, शंकर सर्वस्व। एक रचना है शंकर सरोज और एक है शंकर सर्वस्व, सर्वस्व। तो इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न 4, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ये उक्ति किस साहित्यकार की है? ये कोश, कोश में मित्रों बड़ा सा रहेगा। इसको मैं, ये कोश शब्द जो होता है जिसमें ये वाला सा रहता है, षटकोण वाला, तो ये जैसे धन वगैरह जहाँ संग्रह किया जाता है ये कोश वहां आएगा, लेकिन शब्दों के लिए कोश इसमें बड़ा सा रहेगा। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कोश, इसमें ये बड़ा सा रहेगा शलजम वाला। तो ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ये उक्ति किस साहित्यकार की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी मुक्ति बोध। इसका विकल्प सी सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी स्वामी सत्यानंद। इसका विकल्प सी सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ए गोपाल दास गहमरी, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। इसका विकल्प सी सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस जूही की कली नामक कविता को बिना संपादित किए वापस कर दिया था। ये जूही की कली किसकी रचना है? ये निराला जी की रचना है। तो जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पहली रचना थी। और ये किसमें प्रकाश, ये जो है इसका रचना काल क्या था? इसका रचना काल था मित्रों 1916 ईस्वी। तो ये जो है ये झरना से पहले प्रकाशित हुई। झरना का प्रकाशन वर्ष क्या? 1918 ईस्वी, जिसे छायावाद की पहली रचना होने का श्रेय है। लेकिन जूही की कली झरना से पहले प्रकाशित होनी थी 1916 में। इसका रचना काल 1916 ईस्वी है। तो 1916 ईस्वी में यह सरस्वती में प्रकाशित होने के लिए निराला जी ने सरस्वती पत्रिका में भेजा था। लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको प्रकाशित बिना किए वापस कर दिया था। इसके न प्रकाशित करने का कारण ये था मित्रों कि ये मतलब श्रृंगार रस जिसमें जरा भी अश्लीलता हो, तो इस प्रकार की कविताओं से अपने आप को बहुत दूर रखते थे। मतलब आप समझ लो कि इस प्रकार के संयोग श्रृंगार रस है जिसमें अश्लीलता का भाव हो, उससे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसके सख्त विरोधी थे। तो इसमें अश्लील, यह रचना अश्लील है, इसलिए यह कहकर इन्होंने सरस्वती पत्रिका में जूही की कली
जो निराला जी की रचना थी उसको प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था। तो यही वो रचना थी जिसे बिना प्रकाशित किए इन्होंने वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प बी सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? नहीं पूछा गया मित्रों, नहीं मैंने कई बार कहा कि आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, क्यों नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। मित्रों मैं आपसे एक बात बता दूं कि मेरे यहाँ जो है व्याकरण के भी मैंने बहुत से क्वेश्चन डाले हैं, और आपके यहाँ समझ लो कि आधे पोर्शन साहित्य, काव्य शास्त्र, भाषा बोली, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आधे में आपके यहाँ व्याकरण रहता है। इसलिए आप लोग व्याकरण के प्रश्न अवश्य देखिए, और काव्य साथ में भी रस, छंद, अलंकार, इस सब के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। और अभी कुछ दिनों बाद मेरे यहाँ व्याकरण की ऑनलाइन क्लास भी चलने वाली है, तो आप लोग अभी व्याकरण क्वेश्चन देखिए, फिर जब ऑनलाइन क्लास चलेगी तो उसको भी अवश्य ज्वाइन करिएगा। प्रश्न 8, इनमें से द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी सोहन लाल द्विवेदी, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प बी सही, सोहन लाल द्विवेदी। ये मित्रों द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। तो मित्रों ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, न कि द्विवेदी युग के। इसके अतिरिक्त ये तीनों द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? ए साकेत, बी परिप्रवास, सी भारत भारती, डी कुरुक्षेत्र। इसका विकल्प बी सही, परिप्रवास। तो परिप्रवास मित्रों हिंदी खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ये परिप्रवास है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है, और इसमें 17 सर्ग। इसका रचना काल है 1914 ईस्वी, जिसमें कि राधा जी को समाज सेविका, लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित है हुआ? ए रूप नारायण पांडे, बी डॉक्टर गोपाल शरण, सी मुकुटधर पांडे, डी लोचन प्रसाद पांडे। इसका विकल्प सी सही, मुकुटधर पांडे। तो इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ, मतलब एक तरह से जैसे छायावाद का दूसरा नाम क्या है, स्वच्छंदता। तो एक प्रकार से जो स्वतंत्रता की भावना है वो इनकी रचनाओं में बहुत अधिक पाई जाती थी। तो जो छायावाद था उसका पूर्वाभास इनकी रचनाओं में होने लगा था, और इनकी जो रचना कुररी के प्रति, उसको मित्रों बहुत से विद्वान छायावाद की प्रथम रचना मानते हैं। वैसे छायावाद की प्रथम रचना आपसे कहीं अलग से पूछा जाए झरना होगी, लेकिन बहुत से विद्वान जो है वो जो इनकी रचना थी कुररी के प्रति, उसको छायावाद की प्रथम रचना मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य दृष्टि से झरना जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना, उसको छायावाद की प्रथम रचना होने का श्रेय है। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। आचार्य शुक्ल के, यहाँ के आएगा, के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ए मैथिली शरण गुप्त,
बी राधा कृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका विकल्प सी सही है, श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक जी को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, वैदेही वनवास के रचयिता कौन हैं? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका विकल्प ए सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसका मित्रों रचना काल है 1940 ईस्वी। वैदेही वनवास का रचना काल क्या है? इसका रचना काल है वैदेही वनवास का 1940 ईस्वी। और ये क्या है? प्रबंध काव्य। ये प्रबंध काव्य की विधा है, प्रबंध काव्य। ये प्रबंध काव्य की विधा है। और इसमें किसका वर्णन हुआ है मित्रों? इसमें राम कथा के वैदेही ये राम कथा के वैदेही वनवास पर आधारित है। वैदेही तो सब लोग जानते होंगे कौन है। विदेह नरेश कौन थे? राजा जनक, उनकी पुत्री क्या नाम था? वैदेही। तो ये राम कथा पर आश्रित प्रबंध काव्य है और ये जो है वैदेही वनवास पर आधारित प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न, और मित्रों इसमें सर्गों की संख्या कितनी? 18 है। वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या अगर पूछी जाए क्या लिखोगे? 18। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों। ए विचित्र विवाह, बी वैदेही वनवास, सी चोखे चौपते, डी चुभते चौपते। इसका विकल्प ए सही है, विचित्र विवाह। विचित्र विवाह। तो विचित्र विवाह जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना नहीं है। ये किसकी रचना? रामचरित उपाध्याय। इसके रचनाकार कौन है विचित्र विवाह के? यही लिख दे रहे हैं, रामचरित उपाध्याय। तो मित्रों ये विचित्र विवाह नामक कृति जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की नहीं है। ये किसकी? रामचरित उपाध्याय। ये रामचरित उपाध्याय की कृति है। और इनकी मुख्य रचनाएं क्या क्या है? एक तो विचित्र विवाह इसमें दिया है। कुछ अन्य मुख्य रचनाएं देख लो। अन्य मुख्य रचनाएं हैं राष्ट्र भारती। क्या है? राष्ट्र भारती। देवदूत, देवसभा। तो मित्रों ये इनकी प्रसिद्ध कृतियां कौन कौन सी? एक तो विचित्र विवाह, दूसरा राष्ट्र भारती, तीसरा देवदूत, चौथा देवसभा। इसके अतिरिक्त रामचरित चिंतामणि इनका प्रबंध काव्य है। इनका प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य। इनका प्रबंध काव्य है किसका? रामचरित उपाध्याय का। इनका प्रबंध काव्य है मित्रों रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि। रामचरित चिंतामणि इनका प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध है ए आंसू से, बी परिवर्तन से, सी प्रिय प्रवास से, डी किसान से। इसका विकल्प सी सही, प्रिय प्रवास से। तो मित्रों प्रिय प्रवास से ये पंक्तियां ली गई हैं।
जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग है। इसका रचनाकार है 1914 ईस्वी। तो ये पंक्तियां जो है ये प्रिय प्रवास से ली गई हैं और प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई हैं। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये प्रिय प्रवास के कौन से सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं, तो प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृत प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वो है ए गृहिणी नायिका का, बी प्रेयसी का, सी समाज सेविका का, डी ग्रामीण बाला का। इसका विकल्प सी सही, समाज सेविका का। तो मित्रों, ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृत प्रिय प्रवास है, इसमें इनको राधा जी को जैसे भ्रमर गीत हमने सूरदास जी का देखा था, तो उसमें क्या होता था, गोपी उद्धव संवाद, यही इसमें भी है। तो ज्यादा जो भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित रचनाएं हैं, उनमें जब नायक चला जाता है, नायिका जो है माने राधा जी रोती रहती, बिलखती रहती, बिल्कुल परेशान रहती हैं, सुध बुध खो के केवल रोने में समय व्यतीत करती हैं। लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृत जो है प्रिय प्रवास, उसमें राधा जी को समाज सेविका, लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है और यही मेरे विचार से उचित भी है। जैसे बहुत से, जैसे किसी का प्रेमी चला गया तो प्रेमिका क्या करती, बिल्कुल उदास और देश दुनिया से बिल्कुल अलग हो गई, रो रही है दिन भर, कुछ तो आत्महत्या भी कर लेती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है बिल्कुल गलत विचारधारा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल एक ही रिश्ता सब कुछ नहीं है, समाज में बहुत से रिश्ते होते, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, मित्रों का रिश्ता। इसके अतिरिक्त अगर कुछ नहीं है तो अपने आप को समाज सेविका के रूप में, समाज सेविका का कार्य करो, समाज के कार्यों अपने आप को लगा दो। जाओ अनाथालय में कुछ, जो कुछ आपका सामर्थ्य हो आप उसके लिए कर सकते हैं। वृद्धा आश्रम में जाओ। यहाँ तो पता चलता है कि कुछ लोग जो है अपने माता पिता को तो कहाँ छोड़ देंगे, वृद्धा आश्रम में। और प्रेमी प्रेमिका अगर किसी बिछड़ गई तो पता चला रोते रह रहे, कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। मैं तो इससे कोई मूर्खता के अलावा कोई दूसरी संज्ञा नहीं दे सकती हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? ए भारतेय युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग, डी छायावादी युग। इसका विकल्प बी सही, द्विवेदी युग। तो इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग के काव्य गुण की प्रमुख विशेषता है और इसी इतिवृत्तात्मकता के कारण द्विवेदी युग का मित्रों अंत हुआ और छायावाद का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प बी सही, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं और जो है ये बंगला में ये माइकल मधुसूदन दत्त के नाम से रचनाएं करते थे। बंगला में किस नाम से करते रचनाएं? माइकल मधुसूदन दत्त। और मधुप उपनाम से ये काव्य का अनुवाद करने वाले कवि थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, वह धर्म में विशिष्टावादी, वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर बच्चन सिंह,
डी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इसका मित्रों विकल्प सी सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में ये कथन इनके लिए मतलब मैथिली शरण गुप्त जी के लिए कहे हैं कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? सामंजस्यवादी। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी। सामंजस्यवादी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको किस प्रकार का कवि माना है? मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी। इसके अतिरिक्त वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें क्या कहा? युग कवि। युग कवि। युग कवि। और महात्मा गांधी ने युग कवि। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। तो मित्रों रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने युग कवि कहा है और महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपमा दी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? ए राम नरेश त्रिपाठी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी बाल कृष्ण शर्मा नवीन, डी राम कुमार वर्मा। इसका विकल्प बी सही, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? झांसी में। इनका जन्म 3 अगस्त 1886, 3 अगस्त 1886 ईस्वी, 3 अगस्त 1886 ईस्वी चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिरगांव झांसी। झांसी तो खुद जिला है। चिरगांव स्थान का नाम है, झांसी जिला है। तो चिरगांव झांसी में हुआ था। चिरगांव से स्थान का नाम और झांसी जिला। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी का। 3 अगस्त 1886 ईस्वी चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। और मित्रों इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था मिथिलाधीप नंद शरण। इनका बचपन का नाम मैथिली शरण गुप्त जी का, इनका बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मित्रों मिथिलाधीप नंद शरण। मिथिलाधीप नंद शरण। थोड़ा बड़ा नाम जरूर है। तो इनके बचपन का नाम था मिथिलाधीप नंद शरण। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, किसान के रचनाकार हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी हरिऔध, डी प्रसाद। इसका विकल्प ए सही, मैथिली शरण गुप्त। तो किसान नामक कृति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। और इसमें इन्होंने भारत की किसानों की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 21, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। ए भिखारी दास, बी मलूक दास, सी मैथिली शरण गुप्त, डी तुलसीदास। इसका विकल्प सी सही, मैथिली शरण गुप्त। तो मित्रों, ये रंग में भंग जो है इसका रचना काल है 1909 ईस्वी। क्या है इसका रचना काल? रचना काल 1909 ईस्वी। 1909 ईस्वी इसका रचना काल है 1909 ईस्वी। और ये क्या है, कौन सी विधा की रचना? खंड काव्य। ये खंड काव्य विधा की रचना है। और मित्रों, इसका विषय राष्ट्र प्रेम। विषय राष्ट्र प्रेम। तो मित्रों, इसका विषय क्या? राष्ट्र प्रेम है। इस समय भारत जो था वो क्या है? परतंत्र था। और किस तरह परतंत्रता से स्वतंत्रता पाई जाए, इसका सबका इसमें वर्णन है इस रचना में। और इसमें जो है विशेषकर बूंदी की एक घटना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों। ए पंचवटी, बी रेणुका, सी यशोधरा, डी साकेत। इसका विकल्प बी सही, रेणुका। रेणुका मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। अन्य तीनों मैथिली शरण गुप्त जी की मतलब बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये तीनों। रेणुका किसकी रचना है मित्रों? यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है मित्रों। दिनकर। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों। कौन सी महाभारत संबंधी नहीं है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना? ए दान वैभव, बी शक्ति, सी वध संहार, डी सैरंध्री। इसका विकल्प बी सही है, शक्ति। तो ये शक्ति रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की महाभारत से संबंधित नहीं है। तीनों रचनाएं महाभारत से संबंधित हैं। तो जो इनकी शक्ति रचना है पौराणिक कथा पर आधारित है। और इसमें माँ दुर्गा का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? माँ दुर्गा का। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ए महाकाव्य, बी प्रबंध काव्य, सी खंड काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, खंड काव्य। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध मित्रों खंड काव्य विधा की रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 ईस्वी। इसका रचना काल प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी। और ये हरिगीतिका छंद में रचा गया है। हरिगीतिका छंद में रचित है। हरिगीतिका छंद में रचित। तो मित्रों 1910 ईस्वी इसका रचना काल हरिगीतिका छंद में रचित है। और ये खंड काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? ए राम और सीता के, बी लक्ष्मण और उर्मिला के, सी भरत और मांडवी के, डी लक्ष्मण और सीता के। इसका विकल्प बी सही, लक्ष्मण और उर्मिला के। तो मित्रों जो साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, इसकी कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन चरित्र से है।
तो मित्रों जो है ये पहली बार जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत हिंदी में लक्ष्मण और उर्मिला के विषय में ये महाकाव्य लिखा है। इनसे पहले किसी और कवि की दृष्टि इस तरफ नहीं गई थी। किसकी तरफ? उपेक्षित उर्मिला की तरफ। तो लक्ष्मण और उर्मिला के ये साकेत जो महाकाव्य है में लक्ष्मण और उर्मिला का वर्णन है। और इसमें जो है इसमें कितने सर्ग हैं मित्रों? तो इसमें 12 सर्ग हैं। इसमें 12 सर्ग हैं और जो इसका 9वां सर्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें उर्मिला की विरह दशा का वर्णन हुआ है। और जो प्रथम सर्ग तो इसकी शुरुआत हुई है जब प्रथम सर्ग से, तो लक्ष्मण और उर्मिला के विनोद प्रसंग से हुई है। उसके बाद जो 9वां सर्ग है वो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है और बहुत ही मतलब एक तरह से क्या कहेंगे दुखद सर्ग है वो, जिसमें उर्मिला के विरह दशा का वर्णन हुआ है। और जो इसका 12वां सर्ग है उसमें उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन हुआ है मित्रों। तो ये साकेत महाकाव्य जो है ये इसको लिखने की इनको प्रेरणा कहाँ से मिली है मित्रों? हाँ मित्रों, इसका दूसरा नाम उपनाम क्या है? उर्मिला उत्ताप या उर्मिला काव्य। इसका उपनाम क्या? इसका पहला नाम था इसका साकेत महाकाव्य का। साकेत महाकाव्य का प्रारंभिक नाम साकेत महाकाव्य का प्रारंभिक नाम इसका प्रारंभिक नाम उर्मिला उत्ताप इसका प्रारंभिक नाम था मित्रों। उर्मिला उत्ताप इसका प्रारंभिक नाम था। उर्मिला उत्ताप या उर्मिला काव्य तो इसका प्रारंभिक नाम था क्या? साकेत का उर्मिला उत्ताप या उर्मिला काव्य। इसके अतिरिक्त मित्रों इसको लिखने की प्रेरणा इन्हें सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी के काव्य उपेक्षिता से हुई। टैगोर जी की, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है। टैगोर की पूरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर की, इनका नाम पूरा काव्य उपेक्षिता तो काव्य उपेक्षिता ये बंगला भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना थी काव्य उपेक्षिता, जिसमें उर्मिला की विरह दशा आज का वर्णन हुआ है। तो इनको मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को पहली प्रेरणा किससे मिली थी उर्मिला साकेत लिखने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के काव्य उपेक्षिता नामक कृति से। अब ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो टैगोर जी के जो काव्य उपेक्षिता नामक कृति थी उससे सबसे पहले इनको साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त मित्रों जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, अगर यह आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अपना गुरु किसको मानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। तो द्विवेदी जी की जो कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता नामक निबंध था, इनका निबंध का क्या नाम था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता
तो मित्रों, साकेत महाकाव्य का प्रारंभिक नाम क्या था? उर्मिला उत्ताप या उर्मिला काव्य। और मैथिली शरण गुप्त जी को सबसे पहले साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की काव्य उपेक्षिता नामक कृति से। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना काव्य गुरु मानते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। दूसरी प्रेरणा इनको मैथिली शरण गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। इस प्रकार इन्होंने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए इतना परिश्रम करती हूँ, तो मित्रों आप लोग स्वार्थी मत बनो। प्लीज चैनल इस मतलब वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। कल फिर आपसे मिलते हैं छायावाद के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।